सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक किसने लॉन्च की है? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा यह लॉन्च की गई है। यह जो पुस्तक है लिखी गई है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के द्वारा पुस्तक की रचना की गई है। पुस्तक सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच संबंधों को चिह्नित करती है। यह रामेश्वरम और सोमनाथ के दो पवित्र स्थानों के शुभ संगम की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। नेक्स्ट, 5 महिला अधिकारियों के पहले बैच को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। निम्नलिखित में से उनमें कौन एक नहीं है? लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति राव, लेफ्टिनेंट आकांक्षा, लेफ्टिनेंट रजनी यादव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट रजनी यादव। लेफ्टिनेंट रजनी यादव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। महिला अधिकारियों के पहले बैच को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। 5 में से 3 महिला अधिकारियों को चीन के करीब वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC बोला जाता है, उस पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया है। तो यहाँ पे इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। सिद्धार्थ मोहंती को डैश डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पेंशन विधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम। LIC के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक LIC के नियमित अध्यक्ष के रूप में नियमित किया गया है। इस तिथि के बाद मोहंती 7 जून 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। जीवन बीमा निगम की हम लोग बात करें तो इसका जो देखिए गठन जो हुआ था सितंबर 1956 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। PM मोदी ने 30 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात कब शुरू हुई थी? 3 अक्टूबर, 30 दिसंबर, 5 सितंबर, 30 अक्टूबर। सब 2014 लगा हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 3 अक्टूबर 2014 को। PM मोदी ने 30 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। 22 भारतीय भाषा और 29 बोलियों के अलावा, ध्यान रखिएगा 22 इसमें भारतीय भाषा है, इसके अलावा 29 बोलियों के अलावा मन की बात देखा जाए तो अलग अलग भाषाओं में भी, जैसे फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी, स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। सरकार ने 100वें एपिसोड के प्रसारण के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। अब ये जो 100 रुपये का जो स्मारक सिक्का है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिक्के के आगे वाले हिस्से के बीच में देखा जाए तो अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है शीर्ष है यहाँ पे, ठीक है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और एक साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ठीक है दिवंगत प्रधानमंत्री के रूप में भी आप जान सकते हैं। भारत में पहला मई दिवस लेबर फार्मर्स पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में कब बनाया गया था? 1 मई 1920, 1 मई 1921, 1 मई 1922, 1 मई 1923। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 मई 1923 को यहाँ पे बनाया गया था। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान की लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा मद्रास में मनाया गया। यह भी पहली बार था कि लाल झंडे को भारत में मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
कौन सा एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? एडीबी देख रहे हैं यहाँ पे, एडीबी बैंक यहाँ पे बात की जा रही है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसका ऑप्शन तो बहुत आसान होगा, ठीक है। उत्तर जो है यहाँ पे पाकिस्तान है। 2022 में पाकिस्तान एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। पाकिस्तान गहरे देखिए वर्तमान में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उस बैंक से 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती धनराशि प्राप्त हुई है। खासकर वहाँ पे खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सूखे और आकस्मिक बाढ़ की वजह से भी यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खासकर अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में असुरक्षा को, खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा दिया है। इससे ज़रूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास 28 अप्रैल 2023 को 29 फील्ड गोला बारूद डिपो देहू रोड में आयोजित किया गया है? अग्निदमन 23 अभ्यास, पश्चिमी लहर 23 अभ्यास, संप्रीति 23 अभ्यास, गरुड़ 23 अभ्यास। जो भी एक्सरसाइज की यहाँ पे बात की जा रही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अग्निदमन 23 एक्सरसाइज। यह अभ्यास पुणे में सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध सभी अग्निशमन संसाधनों के समन्वयन के साथ आयोजित किया गया है। पूरा ठीक है, एक मैनेजमेंट के साथ। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन को निकाला है। इस सोच से देखिए अब होगा क्या, तो चांद की सतह पर यात्रियों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। निकाली गई ऑक्सीजन को परिवहन के लिए प्रणोदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह आगे अंतरिक्ष अन्वेषण में भी मदद कर सकता है। यह तकनीक प्रति वर्ष अपने वजन से कई गुना अधिक ऑक्सीजन पैदा करने की भी क्षमता रखता है। ट्राई ने फर्जी प्रमोशनल कॉल और एसएमएस को लेकर नया दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राहकों को फेक प्रमोशनल कॉल और एसएमएस को लेकर ट्राई का नया नियम 1 मई से प्रभावी हो गया है। बिल्कुल नहीं सही है, ध्यान रखिएगा, 1 मई से प्रभावी हो गया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी कॉल और एसएमएस को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाने का भी निर्देश दिया है। ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके लिए देखिए, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, खासकर जियो की बात कर ले, एयरटेल की बात कर ले, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, जल्द से ही एआई फिल्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर यहाँ पे सेवा बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी और यह दैनिक आधार पर अवांछित जो भी स्पैम कॉल आता है, प्रमोशनल कॉल आता है, देखते हैं यहाँ पे बड़ी मात्रा में, उसको यहाँ पे बड़ी मात्रा में राहत देगा। सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर का नाम बताइए जो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चंद्रशेखर सिंह, अभिलाष टॉमी, हिमंत बिस्वा, राघव शर्मा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अभिलाष टॉमी। सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी हैं कमांडर अभिलाष टॉमी, प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह दौड़ में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन पूरे भारत में देखा जाए, ठीक है, तो पहले व्यक्ति हैं। पहले नंबर पे दक्षिण अफ्रीका के कर्स्टन न्यूसेफर रही। निम्नलिखित में से किसने भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी के लिए प्रेट, इसी को बोला जाता है प्रेपरनेस एंड रेसिलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, पहल की शुरू की गई है? विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। यह पहल भविष्य में महामारी के प्रकोप से दुनिया को बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए शुरू की गई है। यह जो पहल किया गया है जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, 24 से 26 अप्रैल 2023 को आयोजित फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन महामारी के लिए वैश्विक बैठक में शुरू की गई है। तपजोश नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता हुआ है? टेरो मस्टोनन, डेलिमा सिलालाही, एल्सेंड्रा कोराप, चिलकवा मुंबवा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एल्सेंड्रा कोराप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नेता है मुंडरुकु के नेता, मुंडरुकु के नेता एल्सेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें तापजोश नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं और अवैध खनन के खिलाफ लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दुनिया भर के जमीनी पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व का सम्मान करता है। संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया है? कंबोडिया है, जापान, फ्रांस और यहाँ पे ईरान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कंबोडिया। संयुक्त अरब अमीरात और कंबोडिया ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर थौनी बिन अहमद अल जायौदी, और कंबोडिया के जो वाणिज्य जो मंत्री है पैन सोरसाक, ठीक है, पैन सोरसाक के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर के साथ बातचीत पूरी हो गई। दोनों के द्वारा किया गया है। विश्व नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने निम्नलिखित में से किस वर्ष इस दिवस की स्थापना की थी? 1980 है, 81, 82 और उसके बाद से यहाँ पे है 83। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1982 में। 1982 में यहाँ पे की गई थी विश्व नृत्य दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व नृत्य दिवस समिति ने 1982 में इस दिन की स्थापना की गई थी कि प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को यह मनाया जाता है। यह विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में दुनिया भर के लोगों को प्रोत्साहित और शिक्षित भी करता है। यह आधुनिक जो हो सकता है कि, ठीक है, बैले डांस के जो निर्माता, जिनका नाम है जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जीन जॉर्जेस नोवरे एक फ्रांसीसी नर्तक थे। उन्हें समकालीन कह सकते हैं कि, ठीक है, जो बैले डांस होता है, बैले के पिता के रूप में जाना जाता है। मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2.8%, 3.6, 4.9, 5.2%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3.6%। मार्च 2022 के सूचकांक के मुकाबले मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6% तक बढ़ा है। मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में देखा जाए तो यहाँ पे कोयला हो जाएगा। कोयला के साथ साथ उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उद्योगों का उत्पादन यहाँ पे बढ़ा है। वहीं मार्च 2023 में कच्चे तेल, यहाँ पे बिजली, सीमेंट या फिर, ठीक है, इन सारे ही चीज़ों में लगभग गिरावट देखने के लिए मिली है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
CGMSE औपचारिक रूप से 30 अगस्त 2000 को शुरू किया गया था। इसने ऋण की लागत को कम करने के लिए ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को कम कर दिया है। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने संशोधित जो यहाँ पे ठीक है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, इसका यहाँ पे शुभारंभ किया हुआ था। वित्त मंत्री ने यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉपर समर्थन आवंटित किया गया है। CGMS को औपचारिक रूप से यही है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को औपचारिक रूप से 30 अगस्त 2000 को लॉन्च किया गया था। इसको किया गया था 30 अगस्त 2000 को लॉन्च किया गया था और यह 1 जनवरी के आसपास ठीक है 2000 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर फॉर ऑस्ट्रेलिया किसे प्राप्त हुआ है? रतन टाटा है, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, एस जयशंकर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है। उन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासों के लिए उनको मिला हुआ है। उन्होंने 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता हुआ है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय रेल, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो रेल प्राधिकरण। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मियामी में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों की संख्या डैश तक पहुंच गई है। यहाँ पे 167, 154, 223, 184। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 184 मिलियन के आसपास। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 में दावा किया गया है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आयों में जो यहाँ पे इनकम की बात की जा रही है लगभग 120% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। आंतरिक प्रवासन के मामले में आय का देखा जाए तो 40% तक यहाँ पे बढ़ जाता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अमेरिका प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीयों के आय में भी यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 500% की वृद्धि होती है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 300% की वृद्धि होती है। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए आय में वृद्धि बहुत अधिक होती है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 184 मिलियन लोग राष्ट्रीयता के अपने देश के बाहर रह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बधाई दो, वध है, गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई दो के लिए राजकुमार राव को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को यहाँ पे दिया गया, आलिया भट्ट को। और उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में भी संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है।
भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और दिल्ली ने किस देश में 2 मई से 8 मई तक उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लिया? इसका नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं, आसियान, ठीक है, भारत समुद्री अभ्यास, AIMA के नाम से जान सकते हैं। 2023 में भाग लिया। जापान है, रूस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लिया और यह 1 मई 2023 को सिंगापुर पहुंचा हुआ था। भारतीय नौसेना की यहाँ पे बात करें तो इस अभ्यास के तहत आसियान नौसेनाओं के साथ सहयोग करने और निर्बाध समुद्री संचालन करने का अवसर भी मिलेगा। अब यहाँ पे आसियान से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंट्री है उसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे। 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एक रूसी यहूदी लेखक जिनका नाम है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा, इनके द्वारा कविता का जो संस्करण लिखा है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए यहाँ पे लिप्जिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि ने स्त्री के शरीर विरुद्ध छिपी हुई हिंसा और इस दमन को चलाने वाले शक्ति असंतुलन का पूरा यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पे खासकर, ठीक है, महिलाओं में जो अत्याचार होता है उसी को बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पे बताया गया है। विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लाभ दिया जाएगा? प्राप्त जोखिम खरीद राशि का 95% रिफंड, जब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कटौती किए गए नुकसान का 75% रिफंड। यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 1। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 1। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने कोविड-19 अवधि के लिए MSME को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी। यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। अब इसी के तहत, इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय जो भी पात्र MSME को अतिरिक्त लाभ देगा, जैसे कि यहाँ पे 95% यहाँ पे रिफंड हो गया और प्राप्त जोखिम खरीद राशि का कितना 95% रिफंड, और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 75 ही दिया है, इसीलिए 2 स्टेटमेंट गलत है। भारत और किस देश ने मई में कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव है, इजराइल है, यूक्रेन है, सिंगापुर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। ध्यान रखिएगा, इजराइल। भारत और इजराइल ने 2 मई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर भारत और इजराइल द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें देखा जाए तो एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सिविल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया यहाँ पे, या फिर, ठीक है, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल और कृषि जैसी गतिविधियाँ यहाँ पे पूरा शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 के लिए GST राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक कितना संग्रह किया गया है? यहाँ पे देख पा रहे 1.87 है, 2.58, 3.05, 4.25। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1.87 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़। अप्रैल 2023 के लिए GST राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक जो इकट्ठा किया गया है 1.87 लाख करोड़ है। अप्रैल 2023 के महीने का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के GST राजस्व से 12% यहाँ पे क्या है, अधिक है। मई 2023 में निम्न में से किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा।
बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो सर्वेक्षण है, ध्यान रखिएगा, मई 2023 को पूरे उड़ीसा में शुरू किया गया था। यह 27 मई तक चलेगा। यह उड़ीसा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह राज्य के सभी 314 ब्लॉक है और इसके अलावा 114 जो शहरी स्थानीय निकायों में किया जाएगा। हाल के एक जनमत संग्रह में उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर डैश डैश वर्ष करने की मंजूरी दी है। 9 साल है, 8 है, 7, 6, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7 साल, 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष करने की मंजूरी दे दी गई है। उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी। अब सोचिए जनमत संग्रह यहाँ पे हो रहा है और इस जनमत संग्रह में बड़ा इंटरेस्टिंग कि 19.21% मतदाताओं द्वारा अनुमोदित की मैंने पूरा इसको अनुमोदित किया गया। उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 7 साल करने की मंजूरी दे दी और जो वहाँ के राष्ट्रपति है जिनका नाम है मिर्जी योयेव, ये नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इसे लिखते चलेंगे। मिर्जी योयेव को 2 और कार्यकाल की अनुमति भी दे दी गई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनका कार्यकाल की अवधि लगभग ठीक है 2040 तक यहाँ पे पहुँच जाती है। इसके पहले देखा जाए तो तना शाह वहाँ के इस्लाम करीमों की मौत के बाद से 2016 में ही मिर्जियोयेव, इनका पूरा नाम है शौकत मिर्जियोयेव, राष्ट्रपति बने हुए थे। अब कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 साल कर दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस दिन का विषय है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ द राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ह्यूमन राइट्स। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। 180 देशों की सूचकांक में भारत का जो स्थान है 161वां स्थान है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं 2022 में देखा जाए तो भारत का स्थान था 150वां स्थान था। तो अभी देख पा रहे 150 से 161 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, गिर रहा है रैंक, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता को लेके भारत का रैंक यहाँ पे गिर रहा है, जो कि चिंताजनक बात है। वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली है, बाबर आजम, जोस बटलर, केन विलियमसन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बाबर आजम। हाल ही में देखेंगे 5 मई को कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 5000 एक दिवसीय मैच सबसे तेज़ी से पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज यहाँ पे बन गए हैं। अभी तक ये जो रिकॉर्ड था हाशिम अमला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन है, यहाँ पे लंबी लंबी दाढ़ी है इनकी, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड बाबर आजम के द्वारा तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, डेगाना क्षेत्र है। यहाँ पे डेगाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक नया लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिले रिजर्व से काफ़ी बड़ा है और माना जा रहा है कि भारत में जितना डिमांड है, मांग है, उसका 80% अकेले ये पूरा कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केरल। बहुत अच्छी पहल मेरे ख्याल से किया जा रहा है केरल के द्वारा।
केरल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पूरा का पूरा इसमें, ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन का काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है। और रैंकिंग देखेंगे केरल का जो भी यहाँ पे कॉलेज होगा यहाँ पे, उसमें यहाँ पे रैंकिंग जारी की जाएगी यहाँ पे कि किस कॉलेज का किस तरीके से, ठीक है, कैसा प्रदर्शन रह रहा है। केरल उच्च शिक्षा संस्थान के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला, इस तरह से केरल पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको स्टार मार्क लगा के चलेंगे, आने की संभावना बनी है एग्जाम में। उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है और पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कई वर्षों से तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास कर रहा है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार मंदिरों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे किया हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना की शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान, दिल्ली सरकार, उड़ीसा सरकार। आसान सा यहाँ पे उत्तर है, ठीक है। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए जो किया गया है, यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गर्मी के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना शुरू की है। यह कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर है, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान करता है। धूल प्रदूषण, खुले में कूड़ा जलाने और औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा करकट डालने पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया है, जिसकी वजह से, ठीक है, मॉनिटरिंग किया जाए। रियल टाइम अध्ययन वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारणों की पहचान करेगा, ताकि उसका जल्दी से जल्दी यहाँ पे रोकथाम किया जा सके। लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी? किसे प्राप्त होगी? अंजलि कुमारी, मीरा सयाल, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मीरा सयाल। ध्यान रखिएगा, मीरा सयाल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बाफ्टा फेलोशिप ब्रिटिश अभिनेत्री कह सकते हैं या फिर लेखिका मीरा सयाल को प्रदान की जाएगी। बाफ्टा फेलोशिप फिल्म या टेलीविज़न में योगदान के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा दी जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है बाफ्टा टेलीविज़न पुरस्कार। याद रखिएगा, मीरा सयाल। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगला अध्यक्ष बनना तय है। वह विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष बनेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये 14वां अध्यक्ष यहाँ पे बनेंगे। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। कार्यकारी बोर्ड में 25 सदस्य होते हैं जिनके द्वारा चुनाव किया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंत में बंगा को इस पद के लिए यहाँ पे नामित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगा को नामित किया था जो बाइडेन के द्वारा। वह विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? डेविड मलपास की जगह लेंगे, जो एकमात्र, ठीक है, उम्मीदवार थे। बंगा के चुनाव में विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के 24 सदस्यों ने मतदान किया। खुद एक तो थे ही यहाँ पे, ठीक है। रूस वोटिंग से यहाँ पे दूर रहा। ध्यान रखिएगा, वोटिंग से दूर रहा। बंगा की बात करें तो बंगा को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिकेंटल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड किंगडम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जापान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रांस फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ठीक है, कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसे अभी भी रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अमेरिकी केंद्र, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी केंद्र से अनुमति लेने की यहाँ पे आवश्यकता है। अमेरिकी केंद्र, इसका नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से अनुमोदन की आवश्यकता है। उसके बाद तब जाके जनता के लिए यहाँ पे रोल आउट किया जाएगा। लेकिन यही है, ध्यान रखिएगा कि यूएस एफडीए ने 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसमें एक कंडीशन है, जिसकी उम्र 60 प्लस होगा वहीं इसको ले सकते हैं। अब पूरा जब इसमें, ठीक है, हो सकता है कि पूरा इसका सही से इसका निरीक्षण कर लिया जाएगा, तब जाके जनता के लिए रोल आउट किया जाएगा। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रिटर्न टू रूट्स, जड़ों की ओर लौटो, स्वामित्व, समग्र शिक्षा, डिजिटल इंडिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, रिटर्न टू रूट्स। सीधा सा मतलब है जड़ों की ओर लौटो। प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से एकीकृत करना है। खासकर देखा जाए तो इसे जो ट्राइब पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख के इतिहास में पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार है कि ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने किसी परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क जरूर करेंगे, पूछा जा सकता है। सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने आकाश में दुर्लभ अरोरा रोशनी को कैद किया। यह घटना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख के क्षेत्र में यहाँ पे पहली बार ये अरोरा रोशनी की घटना देखने के लिए मिली। ठीक है, कारा नहीं होता है यहाँ पे, ये है यहाँ पे पृथ्वी, ये हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी का जो, ठीक है, कोर है। यहाँ पे ध्रुवों की तरफ देखेंगे तो चूंकि ये कोर से ध्रुवों की जो दूरी होती है यहाँ पे कम होती है, और यही कारण है यहाँ पे, ठीक है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे सबसे अधिक लगता है। अब जो सोलर विंड आता है, जब उसकी इंटेंसिटी बड़ी मात्रा में आती है तो यहाँ पे आके, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, और तभी जाके इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती है, खासकर ध्रुवों में। तो उत्तरी ध्रुव में उसको, ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है, ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है। और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियालिस यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव में है, काफ़ी आसान रहेगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे उन युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है जो विदेश में करियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों को संस्थानों द्वारा हॉस्पिटलिटी एवं नर्सिंग क्षेत्रों में प्रशिक्षण किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड कैबिनेट ने विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री को, ठीक है, कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। विदेश में जो भी अब करियर बनाने वाले इच्छुक जो भी यहाँ पे, ठीक है, छात्र हैं, नौजवान हैं, राज्य सरकार कौशल पूरी तरीके से उनको डेवलपमेंट करेगी, पूरी तरीके से उनको मदद किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में यहाँ पे जाएंगे स्किल के लिए, खासकर हॉस्पिटल और नर्सिंग क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज हो गया, वहाँ का जो भी कल्चर है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। दूरसंचार प्रसारण क्षेत्र के लिए ट्राई की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राई ने सिफारिश की है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ट्राई ने उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, पारदर्शी और उत्तरदायी डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम आधारित पोर्टल स्थापित करने की सिफारिश की है, ये भी बिल्कुल सही है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। तो ट्राई ने सिफारिश की है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत यहाँ पे किया ही जाएगा। यह पोर्टल, ध्यान रखिएगा, एंड टू एंड अंतर विभागीय ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए स्थापित किया जाएगा। इसने कहा है कि प्रत्येक मंत्रालय द्वारा एक अस्थायी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समिति की स्थापना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डैश डैश पर नियंत्रण करने की शक्ति दी। भूमि है, पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था, नौकरशाह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नौकरशाह। अभी हाल ही में ये चीज़ यहाँ पे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नौकरशाह पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर किसका नियंत्रण, इस मुद्दे को लेकर लंबे समय के बाद से फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार की हम लोग यहाँ पे बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें तो जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन, 3 ऐसे जो चीज़ है यहाँ पे जो दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए, नौकरशाह में तो रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया गया, खासकर वर्तमान में जो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है चंद्रचूड़, काफ़ी वो फेमस भी चल रहे हैं। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश यहाँ पे ला दिया गया कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल होगा यहाँ पे, ठीक है, एलजी, देख पा रहे हैं यहाँ पे, एलजी के कंट्रोल में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसी एलजी से अधिकार को छीन के दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो खैर, अब मामला देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल मामला यथावत रह गया जैसा पहले था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? बापू गैधानी पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए दिया गया। योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी विधान परिषद जो सदस्य है, जिनका नाम है डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण किया। सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। उन्होंने किसको यहाँ पे हराया? ओंग यूसिन और टियोई लोह किनियो एनसे यंग, जियांग झेनबांग और वेई याक्सिन, झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओंग यूसिन और टियो को यहाँ पे हराया। 2023 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप विजेताओं की आप लोगों को सूची ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पुरुष एकल में यहाँ पे देखा जाए, पुरुष एकल में तो एंथनी सिनिसुका का नाम आप लोगों को याद रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे महिला एकल में जो नाम है ताई जू इंग। पुरुष युगल में आप लोग ऊपर देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी नाम है यहाँ पे सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वैसे ही यहाँ पे मिश्रित युगल में नाम हो जाएगा जियांग झेनबांग और वेई याक्सी। ध्यान रखिएगा, वेई याक्सी। 4 टाइप है यहाँ पे, पुरुष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला है, पुरुष युगल है और मिश्रित युगल है। किस आईआईटी स्टार्टअप ने श्वसन अनुवांशिक विकारों को पता लगाने के लिए एआई आधारित समाधान विकसित किया हुआ है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मंडी।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी मंडी। ठीक है, आईआईटी मंडी ने एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने लागत प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेडिकल इमेजिंग सॉल्यूशन विकसित किया हुआ है। यह बच्चों में श्वसन संबंधी असामान्यताओं और अनुवांशिक विकारों का शीघ्र पता लगाने की दिशा में काफ़ी ही कह सकते हैं कि त्वरित क्रांति के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, एल्गोरिथम तेजी से श्वसन असमानताओं की पहचान कर सकता है जिसमें उच्च मृत्यु दर होती है। भारतीय नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में किस वर्ष से शामिल होगा? 2024 है, 27, 28, 30। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 2027 तक। ठीक है, भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। इसने विमानन से कार्बन उत्सर्जन, ध्यान रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाया है। इसके लक्ष्यों में 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल वृद्धि और नेट जीरो भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, लिंग लिरेन किस देश के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? दक्षिण कोरिया है, थाईलैंड है, चीन है, जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीन। लिंग लिरेन चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हुए हैं। लिंग लिरेन ने रूस के यान, जिनका नाम है नपो मनियात्ची, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, देख पा रहे हैं, को हराकर कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 5 बार के नॉर्वे के, ठीक है, मैग्नस कार्लसन का स्थान लिया। मैग्नसन कार्लसन का स्थान लिया किसने? यहाँ पे लिंग लिरेन ने। नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश, देख पा रहे, कर्नाटक, अजीत कुमार मोहंती, देवदत्त चंद, सिद्धार्थ मोहंती। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नामित किया गया है। मोहंती एन व्यास का जगह लेंगे और नागरिक जरूरतों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रयास भी करेंगे। पराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता हुआ है? अब इस तरह का प्रश्न देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। ध्यान से देखते चलिए, पैराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? उनका नाम है यहाँ पे सैंटियागो पेना। पैराग्वे की सत्तारूढ़ रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी आपको ध्यान होगा, ठीक है, कोलोराडो पार्टी के सैंटियागो पेना ने सेंटर लेफ्ट चैलेंज देने वाले उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि संबंध सुधारना संभव नहीं है तो न्यायालय डैश डैश के तहत शादी खत्म कर सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 146, 123, 142, 226। इसका करेक्ट हो जाएगा सी 142। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर अहम फैसला सुनाया है कि कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगर संबंधों को सुधारना संभव नहीं हो तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत शादी खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि कुछ शर्तों के तहत वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अनिवार्य 6 महीनों की प्रतीक्षा अवधि को यहाँ पे माफ़ भी कर सकता है। ऐसे होता है कि जनरली तलाक वाला जब भी मुद्दा पहुंचता है तो 5 से 6 महीने का मिनिमम 6 महीने का समय दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि वह आपसी सहमति से तलाक के इच्छुक दंपति को फैमिली कोर्ट भेजे बिना अलग रहने की इजाज़त दे सकता है। भारत ईरान संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किया। बिल्कुल सही है।
2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारत ईरान संबंधों की बात करें तो भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किया हुआ था। आगे आपको ध्यान रखना है कि 1979 में ईरानी क्रांति ने भारत और ईरानी के बीच जुड़ाव का एक नया अध्याय शुरू किया। और 2016 में, जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया। और वित्त वर्ष 2021-22 में यहाँ पे देखें, दोनों का जो बायलैटरल जो, ठीक है, ट्रेड है, यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार है, 1.91 बिलियन डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर था। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ देखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ध्यान रख, सॉरी, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से थोड़ा बाउंड्री भी बनाता है, तो हरियाणा यहाँ पे हो जाएगा। पिछले 110 सालों में पहली बार हरियाणा में बाघ देखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यमुनानगर के कालेसर नेशनल पार्क में यह बाघ देखा गया है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह 2003 में स्थापित किया गया था। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह शिवालिक रेंज के बिल्कुल नीचे तलहट्ठी में देखा जाए तो यहाँ पे 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है। तो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है यह कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, नीति आयोग ने डैश डैश के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ एक सार संग्रह 2023 जारी किया है। यूएनडीपी, यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी के सहयोग से नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली एक सार संग्रह 2023 जारी किया है। इस सार संग्रह में देखा जाए तो 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े 75 केस स्टडी को शामिल किया है। केस स्टडी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालय और विभागों से यहाँ पे ली गई है। ब्रिटेन में पहला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया था? 1990, 1991, 1992, 1993। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में मनाया गया था। हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत किया गया था मैरी इवांस यंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम लोग इसकी उद्देश्य की बात करें तो डाइटिंग से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसका उद्देश्य डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान पर डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामलैंड बनाने की योजना बना रही है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अयोध्या। यह रामायण की कहानी दिखाने के लिए बच्चों और वयस्कों को पूरी तरीके से आकर्षित करेगा, खासकर राम के जीवन से संबंधित। तो यूपी सरकार की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अन्य जिलों से अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर 6 भव्य मेहराव प्रवेश द्वार स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है। तो जैसे कि बड़े बड़े जो यहाँ पे मेहराव जो होते हैं, यहाँ पे 6 अलग अलग जो भी मुख्य सड़क होगा जो अयोध्या से पूरी तरीके से कनेक्ट होगा, वहाँ पे बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर परिसर का नाम रामायण के पात्रों पे रखा जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम लोग बात करें अयोध्या की, तो देखिए जून 2023 तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। नेक्स्ट, आरबीआई ने
रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 की रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। रिपोर्ट का विषय क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। इसका देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन टूवर्ड से ग्रीनर क्लीनर इंडिया, टूवर्ड से सस्टेनेबल इंडिया, टूवर्ड से पॉल्यूशन फ्री इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, टूवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। यहाँ पे अभी इस चीज़ को समझना है, चूँकि आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से इस रिपोर्ट का जो संबंध है यहाँ पे कार्बन से संबंधित है, कार्बन से संबंधित है। तो भारत एक व्यापक आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली और कार्बन टैक्स शुरू करने की, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अवस्था है, योजना है। और आरबीआई द्वारा जो जारी रिपोर्ट है, जिसका नाम ही यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 के अनुसार कार्बन टैक्स को पूरक विनिर्वितरण नीतियों के कार्यान्वयन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के योगदान के निष्कर्षों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में जो यहाँ पे सिफारिश की गई है, इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है कि ग्रीन जो टेक्सोनॉमी से जुड़े उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों ने मई 2023 की पीटर्सबर्ग है यहाँ पे, ठीक है, पीटरबर्ग जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है? संयुक्त और अरब अमारात, जर्मनी है यहाँ पे, जर्मनी और ईरान, जापान और फ्रांस, भारत और फ्रांस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 से पहले कोप जो 28, ठीक है, कोप 28 से पहले बर्लिन में यहाँ पे पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की गई थी। यहाँ पे इसका अगर हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो कोप 28 की दिशा में आगे बढ़ने की तरफ यहाँ पे जो भी तरीका होगा, प्रोसेस होगा, उस पर चर्चा करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस ने हर क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता और जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कम करने पर यहाँ पे जोर दिया है। अर्थात यहाँ पे कार्बन को, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के कम करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पी कुमार कौरव, जस्टिस के गोविंदराज, जस्टिस पी कृष्ण भट्ट, जस्टिस राजेश बिंदल। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जस्टिस पी कृष्ण भट्ट। जस्टिस पी कृष्ण भट्ट को यहाँ पे बनाया गया है। यह कर्नाटक के उच्च न्यायालय के यहाँ पे भूतपूर्व, ध्यान रखिएगा, भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, कर्नाटक के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में की गई थी, और अभी इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है गोविंद राज। नेक्स्ट, 1 मई 2023 से डैश डैश तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान आयोजित किया जा रहा है। कितना से कितना समय के बीच? 31 मई 2023, 31 जून 2023, 1 अगस्त 2024, 31 मार्च 2024। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2024 तक। तो 1 मई 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच यहाँ पे किया, ठीक है, जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी, आप कह सकते हैं, KCC अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। ये जो शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा यहाँ पे आधिकारिक रूप से यहाँ पे शुरू की गई है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो KCC का जो उपयोग है बड़े मात्रा में, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन गतिविधियों को शामिल
ठीक है, इसमें किया गया है। और साथ में जो भी यहाँ पे छोटे छोटे जो किसान हैं उनको भी केसीसी सुविधा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। केसीसी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो शुरुआत हुई है 1998 में किसानों को बैंकों द्वारा उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए यह शुरू किया गया था 1998 में। नेक्स्ट, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए वैश्विक आपात स्थिति को समाप्त कर दिया है? इसका बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, कोविड-19 है, मलेरिया है, इबोला है, डेंगू है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोविड-19। कोविड-19 को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोविड-19 को, ठीक है, इसे कर दिया गया है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी 2020 को इमरजेंसी कमेटी की सिफारिश के बाद WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। WHO ने कहा है कि आपातकाल हटाने का फैसला महामारी के अंत का यह संकेत नहीं है। महामारी के पहले 2 वर्षों में सामान्य मौतों की तुलना में देखा जाए जितना होता है रेगुलर मैथ, तो यहाँ पे 15 मिलियन से अधिक लोग उस समय यहाँ पे मारे गए थे। अगर कुछ हम लोग स्पेसिफिक क्षेत्रों की बात करें, जैसे मिस्र में देखा जाए तो जो यहाँ पे मौत जो है यहाँ पे नॉर्मल मौत से यहाँ पे 12, ध्यान रखिएगा, गुना यहाँ पे अधिक थी मिस्र में। वहीं हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो यह आंकड़ा 8 गुना यहाँ पे अधिक थी। तो ऐसे सवाल भी बन सकता है। यहाँ पे नंबर 1 मिस्र है, दूसरा है यहाँ पे पाकिस्तान, जहाँ पे साधारणतः जितनी मौतें होती है उससे इतनी गुनी मौतें आपको अधिक देखने के लिए उस समय, ठीक है, मिल रही थी, जो भी डेटा दिया गया है। अप्रैल 2023 में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 355 लागू किया? अप्रैल 2023 में असम, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर। जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी यहाँ पे, खासकर रिजर्वेशन जैसे मुद्दों को लेके, मैती कम्युनिटी भी उसमें, ठीक है, शामिल थी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संविधान का देखिए जो आर्टिकल 355 से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्टिकल 355 से संबंधित। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 355 केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ, यहाँ पे इंटरनल और यहाँ पे एक्सटर्नल दोनों को ध्यान में रखना है, बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से जो इलाका था, लगभग देखा जाए तो वहाँ से 20,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और कई लोग असम और मिजोरम में चले गए। केंद्र सरकार ने आशुतोष जो सिन्हा है, वहाँ के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या फिर खुफिया को कानून और व्यवस्था की स्थिति में समग्र परिचालन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आशुतोष सिन्हा का नाम भी पूछा जा सकता है, आशुतोष सिन्हा का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, टोरी बॉबी का हाल में 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टोरी बॉबी डैश डैश धावक थी, रूसी धावक थी, अमेरिकी, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेरिकी धावक थी। टोरी बॉबी का 32 वर्ष की, देख रहे हैं यहाँ पे 32 वर्ष की मात्र यहाँ पे आयु में निधन हो गया। टोरी बॉबी ट्रैक और फील्ड में 2 बार की विश्व चैंपियन और 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 बार की 3 टाइम्स ओलंपिक पदक की विजेता है। और इसके अलावा ट्रैक और फील्ड में 2 बार विश्व चैंपियन, ट्रैक, और दूसरा है यहाँ पे फील्ड, इसमें भी वो 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे रह चुकी थी। टोरी बॉबी एक अमेरिकी धावक और लॉन्ग जंपर थी। बॉबी ने रियो में 2016 के ओलंपिक खेलों में 3 पदक इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया था। उन्होंने 2017 विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता हुआ था। नेक्स्ट, भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया। निम्नलिखित में से किस देश को नीति से बाहर रखा गया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसमें भी आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से जवाब तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे भूटान, ध्यान रखिएगा भूटान। भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया। केंद्र सरकार ने उन सेबों के आयात पर रोक लगा दी है जहां देखा जाए तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। पहला है यहाँ पे लागत, दूसरा है यहाँ पे बीमा, और तीसरा है यहाँ पे माल
माल ढुलाई। यहाँ पे बताया गया है कि आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम या उसके बराबर है तब 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत वाले सेबों के लिए आयात नीति यहाँ पे मुक्त बनी हुई है। सेब आयात नीति में किया गया संशोधन भारत के जो सबसे कह सकते हैं कि खासम खास जो पड़ोसी देश है भूटान पर यह लागू नहीं होगा।